कैसे हैं आप सभी? कह रहे थे कि क्लास 8 की क्लास आ गई है, क्लास 10th की भी 2 क्लासें डालती है। 9th वाले कह रहे सर हमने फिर क्या बिगाड़ा, हमारी क्लास क्यों नहीं आई? तो लो भाई, आपकी भी आज फर्स्ट क्लास आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, हिस्ट्री डाल रहा हूँ पहले, ताकि क्या है कि जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको लगे तो मेरा मानना है कि वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो हम पहले इसी के साथ शुरुआत करते हैं। यदि लास्ट तक आपको चीज़ें लगे कि हाँ कुछ समझ में आया है, तो अपने क्लास के अंदर पढ़ने वाले अपने साथियों को भी बताएं कि वहाँ से पढ़ें या सीखें। हालांकि स्कूल में लगभग हो जाता है तो अच्छी बात है, परंतु वहाँ नहीं आता है, या फिर कहानी के वेव में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, टीचर भी ऐसा इतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनके पास भी कॉपियाँ चेक करनी होती, पर हमारे पास तो वो कोई नहीं होता, कुछ कंटेंट सीधा डालना होता है, तो सीधे सीधे कंटेंट कहानी के वेव में समझेंगे आज। तो मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज आपके लिए उठाया, फ्रांसीसी क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम में तो ज़्यादातर अपन ही ध्यान रखिए। अब देखो, बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपकी समझ में नहीं आती। पहली बात, भले ही मैंने यहाँ पर आपके बुक की PDF डाल दी है साथ में स्क्रीन पर, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, केवल कहानी के वे में आपको समझाऊंगा। बस थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए, अपने पास बुक लेकर के बैठिए, जहाँ अंडरलाइन करना पड़े वहाँ आप कर लीजिएगा। मैं बुक पर ज़्यादा ध्यान में सीधा सीधा बताऊंगी कि ऐसी वो क्या घटना रही जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, और उस क्रांति में समाज क्या था, फिर क्रांति के प्रभाव क्या थे, क्या वो कारण रहे, उस चीज़ पर अपन बात करते हैं। दिख रहे होगा सर ये PDF में तो हमारे फ़ोटो ही नहीं है, फिर आप कहाँ से निकाल के लेके आए? तो भाई आपके उधर किताब में नहीं है, हमें ये फ़ोटो निकालने पड़ते। सुनो फिर, अब जिस प्रकार भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के राजा अपने अपने राज्यों में राज्य किया करते थे, शासन किया करते थे, ठीक उसी प्रकार यूरोप भी अलग अलग राज्यों के अंदर बटा हुआ था, जहाँ पर राजा शासन करते थे, मतलब राजतंत्र का शासन हुआ करता था। अपना वचन ही अपना शासन है, वो बाहुबली वाले डायलॉग के हिसाब से चला करता था। तो शासन के मामले के अंदर क्या हुआ कि यूरोप, फ्रांस के अंदर एक युवा व्यक्ति केवल 20 साल की उम्र में वहाँ का राजा बनता है, और साथ ही साथ 20 साल की उम्र में उसकी शादी भी हो जाती है। 20 साल का टाबर होता है हमारे इंडिया में, तो और वहाँ भी टाबर ही होता है 20 साल का। वैसे भी 20 साल के टाबर को सरपंच नहीं बनाया जाता, यहाँ भी उसमें 21 साल चलती है अपने इधर तो, और वहाँ आप राजा बनाओगे, क्या पता चलेगा उसका। साथ ही साथ उसको आपने शादी भी करवा दी। ये देखो, ये शक्ल दिख रही है आपको, ये जो फोटो है ये तो उस समय हो सकता है उसके बड़े टाइम का है। कहाँ गायब हो गया भाई? ये रो, ये था फ्रांस का राजा जिसे लुई 16वां कहा जाता था। ये दिख रहा है आपको, ये वाला एकदम यूं घुंघराले बांध, गोरा चिट्टा सा, और ये उसकी रानी। अच्छा, ये रानी कौन हुआ करती थी? 20 साल की उम्र में शादी हुई। फ्रांस के पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसकी वहाँ की एक राजकुमारी होती थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। आपके किताब में जो थोड़ा इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो ठीक नहीं है, उसको कर लेना, मैरी एंटोनेट इसका नाम था। तो मैरी एंटोनेट कहाँ की? ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, और ये 20 साल की उम्र में बंदा बना था वहाँ का राजा। क्या नाम था? लुई 16वां इसका नाम था। यह देखो, एकदम गोरा चिट्ठा चिकना आदमी। अब जब 20 साल की उम्र में राजा बना तो खुद शासन पर ध्यान दे नहीं पाए, अपने हनीमून बनाने के लिए इधर उधर चला गया था, या रानी के साथ ही रहता, राज दरबार में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब नई नई बेचारे की इधर यहाँ पर शादी हुई, तो उधर क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। जिस प्रकार ब्रिटेन वाले लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, भारत पर शासन किया था, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका पर भी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। पर यहाँ यूरोप में क्या लफड़ा था कि ब्रिटेन वालों के, इनके फ्रांस वालों के आपस में बनती नहीं थी, लड़ाइयाँ छोटी मोटी चलती थी। उसके पीछे कारण था कि जहाँ पर ब्रिटेन का शासन चलता तो फ्रांस वाले वहाँ पीछे चले जाते, जहाँ फ्रांस का होता वहाँ ब्रिटेन वाले पीछे चले जाते। आपस में इनके जहाज डुबो दिया करते थे, व्यापार में घाटा हो जाता था, ऐसे खूब सारे कार्य थे।
ये 20 साल की उम्र में लुई 16वां राजा बना था वहां पर। तो क्या हुआ कि फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की। क्योंकि अमेरिका के अंदर उसमें 13 कॉलोनियां हुआ करती थी। कितनी कॉलोनियां हुआ करती थी? 13 कॉलोनियां। उन 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्रिटेन वालों को कहा कि यहाँ से तुम जाओ, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, उसी प्रकार से ब्रिटेन के लोगों ने भी अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के लोगों को वहाँ से भगाना शुरू किया। फ्रांस ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने अमेरिका वालों के प्रति सहानुभूति दिखाई और कहा कि अमेरिका वालों, तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़े, पैसों की आवश्यकता पड़े, तुम मेरे से ले लेना। इस व्यक्ति ने कहा, भले खुद के पास कुछ नहीं। और सेना भेजी उस बंदे ने यहाँ से। जब यहाँ से सेना भेजी फ्रांस से अमेरिका के लिए, तो सेना भेजने के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं। तो सेना को पैसे देने के पहले ही ये बंदा अपने खूब सारे खर्चे कर चुका था, खुद के पास पैसे थे नहीं। इसने क्या किया है कि सामंतों से पैसे उधार लिए। सामंत यानी फ्यूडल्स, यानी कि उसके शासन एरिया के अंदर रहने वाले, यानी इस लुई 16वां के नीचे शासन करने वाले लोगों से इसने पैसे उधार लिए। कितने परसेंट टैक्स पर? 10% के टैक्स पर, यानी 10% टैक्स वो हर साल उसको देगा। उसने वहां पर कितने लिए थे? मुख्य रूप से 10 अरब लिब्रे लिए थे। 10 अरब लिब्रे, यानी कि क्या हुआ करता था कि 2 अरब तो उन बंदों लिब्रे, जो अपने भारत में जिस प्रकार से रुपए होते उसी प्रकार फ्रांस के अंदर उस समय लिब्रे चला करते थे। तो उस बंदे के पीछे 2 अरब लिब्रे तो पहले से ऊपर कर्ज था, अब 10 अरब और ले लिए। अब हो गई ना ऊपर 12 अरब का तो ये कर्ज हो गया। और ये कर्ज लेकर के कर क्या रहा है? अमेरिका वालों को सहायता दे रहा है कि अमेरिका वालों तुम लो, तुम वहां से ब्रिटेन वालों को भगाना हो। वो होता है ना कि वो दुश्मन का दुश्मन वाला, कि तुम मेरा दुश्मन है, तो वो हो जाता है। दोनों के सिमिलर दुश्मन कौन था? तो अमेरिका के और रूस के दोनों के लिए एक तरह का ब्रिटेन दुश्मन था। दोनों मिलकर के अमेरिका से ब्रिटेन को वहां से भगा रहे थे। जब वहां से वो भगा दिया, ये पैसे यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गए। 12 अरब लिब्रे तक का कर्ज फ्रांस पर हो गया था। तो फ्रांस के राजा ने कहा, यार अब उतारे कैसा जाए, भाई पैसे तो देने पड़ेंगे जिसके किसी से उधार लिए हैं। तो इसने कहा, राजा के पास तो फैक्ट्रियां तो होती नहीं, तो क्या आते थे, टैक्स वगैरह आते थे, उससे वापस दे दिया करते। तो लोगों ने, जिन्होंने पैसे उधार दिए थे, उन्होंने राजा को परेशान करना किया कि राजा प्लीज़ अब तो पैसे दिए जाए, खूब सारा टाइम हो रहा है, पैसे तो दिए आपने, कहा टाइम पे दे देंगे, आप तो टाइम पे दे ही नहीं रहे। और फिर राजा किस बात के, राजा ने कहा, यार अपने पास तो पहले से ही पैसे नहीं आ रहे हैं, टैक्स कम है, क्या किया जाए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि एक मीटिंग बुलाई कि टैक्स बढ़ा देंगे, जब टैक्स बढ़ाएंगे तो अपने साथ खूब सारे पैसे आएंगे तो हम वापस क्या कर देंगे, जिन लोगों से पैसे हमने उधार लिए हैं 12 अरब लिब्रे, वो वापस कर देंगे। पर यहाँ पर एक लफड़ा था कि ये पैसे टैक्स बढ़ा अकेला राजा नहीं बढ़ा सकता, एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी जो केवल टैक्स बढ़ा सकती थी। तो उस वक्त टैक्स बढ़ाने के लिए इसने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने से पहले एक थोड़ा बहुत और घटनाक्रम हुआ कि टैक्स देता कौन था। तो टैक्स देने के अंदर फ्रांस को 3 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, जैसा कि आपको वहां पर होगा, नहीं तो मैं यहां पर आपके लिए उसका स्क्रीनशॉट, क्या इसमें साथ ही आ जाएगा, ये लो, यहां पर आ जाएगा। ये 3 प्रकार के स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन होता था? पादरी हुआ करते थे। दूसरे में कुलीन, और तीसरे के अंदर ये वाले बड़े खूब से बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, यानी इन लोगों के अलावा जो लोग होते थे वो जो छोटे किसान हो गए, मजदूर हो गए, वकील साहब हो गए, सरकारी अधिकारी, ये लोग रहा करते थे। इनमें से भी टैक्स ज्यादा कौन देता था? तो किसान लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। ये किसान 90% के आसपास किसान थे, पर ये 90% होने के बावजूद इनके खुद की जमीनें इनके पास नहीं थी। जमीन किसकी थी? ये जो दूसरे वर्ग दिख रहा है आपको, पादरी वर्ग, जिसको चर्च के अंडर काम करने वाले वो, और थोड़ा बहुत ये वाले कुलीन वर्ग यानी पैसे वाले अमीर लोग, इनके पास जमीनें हुआ करती थी। और इनके पास विशेष अधिकार भी होता था, 2 ऊपर वालों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता। टैक्स भी केवल ये तीसरा स्टेट, मजदूर वर्ग वगैरह, जो किसान वर्ग है, वो टैक्स देता था। और राजा तो अब टैक्स बढ़ा ही रहा है। राजा से पहले चर्च जो हुआ करता था वो भी इन लोगों से लिया करता था, कर लिया करता था।
चर्च मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक प्रकार का टैक्स लेता चर्च, एक प्रकार का लेता राज्य। चर्च कौन सा टैक्स लिया करता था? चर्च लेता था टाइद नाम का कर। ये जो है ना, टाइद नाम का कर तो लेता था चर्च, और टाइल ले नाम का कौन लेता था? राजा लेता था। राजा को टाइल देना पड़ता था और चर्च को टाइद देना पड़ता था। एक बार देखो, टाइद किसको? टाइद तो चर्च को, और टाइल ल किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता। यानी कर देने के ऐसे नाम हुआ करते थे वहां पर। दोनों टैक्स पहले से खूब सारे। अब राजा कर बढ़ाने के लिए मीटिंग बुला रहा है, तो राजा ने क्या किया कि कर बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग वाला से एक बार मैं यहाँ पर आपको एक खाली पेज पे थोड़ा सा समझाता हूँ कि मीटिंग वाले दिन क्या वो घटनाक्रम हुई। नया पेज लेते, ये लो। अब यहां पर देखते हैं, राजा ने मीटिंग बुलाई थी 5 मई 1700 5 मई 1779 के दिन, सॉरी 89 के दिन, 5 मई 1789 के अंदर मीटिंग बुलाई। इसके अंदर 3 प्रकार के, तीनों स्टेट से लोग आने थे। पहला वर्ग कौन सा? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग से भी लोग आए। पादरी वर्ग से कितने लोग आए? 300 लोग आए, और 300 लोग ही कुलीन वर्ग से आए। ये बैठे इस वे में थे, और 600 लोग मजदूर वगैरह। इस जो तीसरा वर्ग था, इसमें से, उनमें से क्या? उनमें से मजदूरों को, महिलाओं को और किसानों को इस बैठक में भाग नहीं लेना था। कौन सी बैठक में? जिस बैठक में ये तय किया जाना था कि टैक्स कितना बढ़ाया जाना है और कितना नहीं। तो इसके अंदर टोटल लोग कितने आए थे? 1200 लोग। उसमें से कौन कौन थे? 600 लोग जो थे, इस प्रकार मैं आपको एकदम वे में बना देता हूं। ये मान लीजिए ये राउंड टेबल के अंदर ऐसी मीटिंग हुई होगी। इसे ये फोटो ऐड किया है क्या? मैं देखता हूं उनको। ये रहा, ये दिख रही है आपको? इस तरह के मीटिंग, माने कि इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर ये सामने लाल कलर में कर रहा हूं, यहाँ पर बैठेगा राजा, और ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये एक साइड बैठेगा कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग, और दूसरी साइड यहाँ पर कौन बैठेगा? इस साइड में जहाँ पर ये लाइन है, इस पर कौन बैठेगा? कुलीन वर्ग। ये कितने? कुलीन वर्ग कितने? 300 लोग। पादरी वर्ग कितने? 300 लोग। अब ये जो पीछे खड़े दिख रहे हैं आपको, ये वाले इस साइड, ये थोड़े बहुत आधे अधूरे बैठे पीछे वाले ये लोग। हालांकि ये फोटो उस बैठक का नहीं है, कहीं दूसरी ओर से मैंने लिया, जो आगे भी काम आएगा अपने, पर इसको समझो। तो इसके अंदर क्या होता ये था कि इन तीनों वर्गों को एक एक वोट देने का अधिकार था, कि टोटल 3 वर्ग, एक वोट तो कौन देगा? पादरी देंगे, और एक वोट कौन देगा? कुलीन वर्ग देगा, और एक वोट ये जो 600 लोग हैं, जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, जिसके अंदर शिक्षित और अमीर वर्ग के लोग ही भाग ले रहे हैं। यहाँ पर कौन? मजदूर, महिला और किसानों को इस बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं था। फिर भी उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखने के लिए लगभग 40,000 लेटर यहाँ पर भेजे। कहा कि राजा, हमारी ये बात है, पहले से खूब सारे कर हम बढ़ाए हुए हैं आपके द्वारा, अकाल यहाँ पर पड़ रहा है, बर्फबारी हो रही है, हम टैक्स नहीं दे पा रहे। ठीक है, यहाँ पर यह तय किया गया कि भाई हम टैक्स बढ़ाएंगे। तो इन 2 वर्गों, जिन पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, इसलिए ये तो बढ़ाने के समर्थन क्यों नहीं करें। इन्होंने कहा चलो टैक्स बढ़ाया जाए। पीछे जो ये खड़े थे तीसरे स्टेट के लोग, इन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा, तुम्हें टैक्स देना नहीं पड़ता है, हम मजदूर किसान लोग हैं, लेबर लोग हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है, तुम तो टैक्स दे, तुम्हारी जिम्मे है, जो करोगे तुम ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, तीनों को एक एक वोट ने करा करके, ये जो पूरी प्रतिनिधि सभा है जिसके अंदर हम टोटल 1200 लोग हैं, इन सभी लोगों को एक एक वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें यह बात किसने कह दी कि एक एक वोट दिए जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। परंतु राजा ने ऐसी बात मानी नहीं। राजा ने कहा परंपरा ये है हमारी कि पादरी वर्ग एक वोट देगा, सभी मिलकर ये तय करेंगे कि टैक्स बढ़ाना या नहीं। कुलीन जो वर्ग है, जो कुलीन वर्ग में 300 लोग हैं, वो ये कह देंगे कि उनका एक वोट माना जाएगा पूरे का, और जो तुम 600 लोग हो पार आसपास में खड़े हो, ये वाले, तुम लोगों को एक वोट देने का अधिकार है। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम तो कोई आ जाए कल आए तुम्हारे धूड़ तुम्हारे पीछे। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, रूसो नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था ना, दार्शनिक, उसने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें यह कहा था कि सभी व्यक्तियों को एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए तुम ये साथ मत करो, एक एक वोट दो।
वोट नहीं दिया गया, जिसके अंदर 2 नेता लोग थे, उसमें वो सारे के सारे जो तीसरे स्टेट की प्रतिनिधि सभा थी वो वापस आ गए बाहर। उन्होंने कहा दूर तुम्हारे पीछे, हम तो तुम्हारी इस मीटिंग में भाग ही नहीं लेते, जाओ हम खुद ही अपने हिसाब से देख लेंगे। तो 5 मई 1789 की उस मीटिंग से वो लोग बाहर आ गए। सोचने लगे क्या किया जाए, राजा टैक्स बढ़ा देगा। तो उनके दिमाग में एक कीड़ा आया कि जिस प्रकार से अमेरिका वालों ने अपने लिए लोकतंत्र की स्थापित किया, यानी जनता का शासन स्थापित है, क्यों नहीं हम भी ऐसा कर ले। अच्छा, लोगों को यार दिमाग तो तुम्हारा भी ठीक है। तो उसमें से 2 नेता लोग थे, एक का नाम था मिराब्यो और एक का नाम था आबेसिए। कौन कौन? एक का नाम मिराब्यो, एक का नाम आबेसिए। एक बार वापस मेरे साथ बोलो, दोहराओ एक बार साथ में। मिराब्यो और आबेसिए 2 व्यक्ति थे। उसके अंदर जो मिराब्यो था ना, वो कुलीन वर्ग से आता था, नेता था एक तरह का, और उसने जोरदार भाषण दिया उस 20 जून के दिन, यानी लगभग काफ़ी लंबा टाइम, 1.5 महीने बाद उन्होंने बैठक की। और बैठक करने के बाद कि हमें एक नेशनल असेंबली बनानी चाहिए, बनाने के लिए उसने खूब सारा जोरदार भाषण दिया। और जो आबेसिए हुआ करता था ना, वह मुख्य रूप से पादरी वर्ग से आता था। उसने कहा यार भाषण देने का काम तो मिराब्यो ने कर दिया, अपने एक पुस्तक लिखते हैं। उसने एक किताब लिखी जिसका उसने पूछा कि तीसरा स्टेट क्या है, इस नाम की एक किताब लिखी। किसने लिखी? आबेसिए ने। क्यों? क्योंकि कहा कि जो नेशनल असेंबली हम बना रहे हैं, हम तो बहुत कम लोग हैं, राजा यदि कम लोग रहेंगे तो दबा देगा, भगा देगा, जूते लेके भागने पड़ेंगे यहाँ से। पूरे फ्रांस के लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि हम एक ऐसी नेशनल असेंबली बना रहे हैं, हम लोग शासन करेंगे, सभी जनता मिलकर शासन करेगी। इसीलिए तीसरे स्टेट, इसलिए इन दोनों नेताओं ने क्या किया, पूरी पब्लिक के अंदर ये मैसेज फैल दिया कि नेशनल असेंबली बनेगी, राजा नहीं रहेगा, अब तुम्हारे खुद का शासन रहेगा, वो सारी बातें। और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इस नेशनल असेंबली को तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक इस देश का संविधान नहीं बन जाए, संविधान अच्छा प्रारूप नहीं बन जाए। लोगों ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है। अब इससे आगे क्या हुआ, जब ये घटनाक्रम यहां पर 20 जून के अंदर तो ये बैठक हो गई। अब आगे हुआ ये था कि 14 जुलाई तक आते आते वहां पर अकाल वगैरह खूब सारा पड़ा हुआ था, किसानों की भी हालत खराब थी, पाव रोटी वहां पर मिल नहीं रही थी, लोग जीने का संघर्ष कर रहे थे। पाव रोटी माने ब्रेड होती है ना, ये वाली। और उन लोगों ने जो जमाखोरी, यानी कि जो दुकानदार होते थे ना, अपने कोविड काल के अंदर हुआ ना कि दुकान वालों ने यूं जमा कर लिए, फिर बाद में महंगे दामों पर बेचे, उसी प्रकार से ये नेशनल असेंबली वाला और ये घटनाक्रम वहां पर चल रहा था। एक तरफ संविधान बन रहा था, दूसरी तरफ इस देश के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि जागरूक किया जा रहा था लोगों को। तो जो पाव रोटी थी उसकी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मार्केट के अंदर। उस रेट बढ़ने के चक्कर में फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग आंदोलन कर रहे थे। यहां पर फोटो होगा, मैं बताता हूं आपको। ये बास्तीन का किला आ गया, छोड़ो, अपन तो इसी से काम चला लेंगे। वहां पर लोग आंदोलन कर रहे थे। ये घटना है 14 जुलाई 1789 की या 89 की, 1789 की। उस दिन लोग पाव रोटी को लेकर के उस पेरिस की सड़कों पर भयंकर रूप से दुर्दांत आंदोलन कर रहे थे। उसी समय राजा को लगा यार ये मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं करेंगे ये लोग, ऐसे तो मानेंगे नहीं। उन्होंने पहले प्रतिनिधि सभा से बाइकआउट कर दिया, बाहर चले गए, नेशनल असेंबली बनाने की बात कर रहे हैं। अब तो ये आंदोलन पे अड़ गए। तो राजा ने सेना को आदेश दिया कि तुम लोग फ्रांस में पेरिस के अंदर आ जाओ, ताकि ये आंदोलनकारी यदि ज्यादा कुछ करेंगे तो हम लोग इनको कंट्रोल कर लेंगे। राजा ने जब ये आदेश दिया, लोगों को पता चल गया कि राजा बुला रहा है सेना को ताकि हम लोगों को भगा सके। लोगों ने दिमाग खराब हो गया कि राजा पहले हमारा टैक्स बढ़ा रहा है, अकाल पहले से पड़ रहा है, बर्फबारी हो रही है, अनाज का उत्पादन जनता के बराबर हो नहीं रहा है, जनता को जितना दिया उतना हो नहीं रहा है, ऊपर से सेना बुला रहा है। लोग भीड़ जब भी ज़्यादा इकट्ठी होती है ना, तो लंबे समय तक वो शांतपूर्ण भाव से नहीं, उग्र हो जाती है। लोग उग्र हो गए। वहां पर लगभग 7000 पुरुष और कुछ अन्य महिलाएं उस आंदोलन में भाग ले रही थी।
वो वहां से सीधे बास्तिन के किले पे गए। उन्होंने कहा सेना आएगी तो हमारे पास भी तो हथियार होने चाहिए ताकि हम पेरिस की सड़कों पर आने पर सेना का सामना कर सके। वो उन्होंने बास्तिन के किले की जो जेल थी वहां पर कोषागार में जेल के अंदर तोड़फोड़ की, वहां पर देखा, पर इनकी किस्मत खराब थी इन क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की कि वहां पर इनको कुछ भी नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला ना, इन्होंने वहां पर क्या किया कि मुख्य रूप से जो कमांडर था उसको सल्टा दिया वहां से। कमांडर माने किले का जो मुखिया होता था उसको कमांडर कहते, उसको वहां से मार दिया। अब उस जेल के अंदर 7 लोग थे बेचारे। 7 लोगों ने कहा यार तुम इतने ही जब किले ही तोड़ दिए हो, कमांडर को ही मार दिया तो हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी बाहर निकाल दो, हम भी तुम्हारे साथ में मिल जाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ। तो उनमें से उस जेल से उन्होंने कितने 7 लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया और ले आई। फिर कहा कि अच्छा अब तो जेल तोड़ी तो पूरे किले को क्यों रोके, फिर उन्होंने पूरे किले को ही तोड़ दिया। यहां पर फोटो में दिख रहा है आपको, ये देखो, ये फोटो के अंदर बास्तिन का किला यहां पर दिखाया गया है। और इन्होंने इनके पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत तोपें वोपें मिले थे, ये वो क्रांतिकारी लोग हैं, इन तोपों की वजह से इन्होंने इस किले को पूरा ध्वस्त कर दिया, त्राही त्राही कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। इनके पीछे इनका कारण ये था कि ये जो राजतंत्र का राजा का प्रतीक किला है इसको हम तोड़ देंगे, केवल अवशेष मात्र रखेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये दिखे कि यहाँ पर केवल राजा रहा करता था, हमने तोड़ दिया यहाँ पर। ये तो हुआ घटनाक्रम पेरिस में। अब गांवों के अंदर क्या हुआ, जिस प्रकार भारत में गांव तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर भी गांव तो थे ही। गांव के अंदर लोग पहले से थोड़े बहुत अवेयर तो थे, थोड़ी बहुत जानकारी तो थी कि पेरिस के अंदर ऐसी कुछ घटना हो रही है कि राजा की प्रतिनिधि सभा जो टैक्स बढ़ाने वाली थी उसको छोड़ करके बाहर आ गए, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तब गांव के लोगों को ये लगा कि जो पेरिस के अंदर जो हमारा राजा है लुई 16वां, उस राजा के किले को तो वहां तोड़ दिया है, सेना बुलाई इसलिए, और हमें जानकारी मिली है, यानी किसानों को ये अफवाह फैल गई किसानों के बीच में कि यहाँ हमारे जो जागीरदार है, जो सामंत है, वो लोग बाहर से लठे तो लुटेरे बुला रहे हैं। अच्छा, तो किसानों ने कहा अच्छा इसका मतलब है कि राजा सेना बुला रहा है और ये जो अपने ये जागीरदार सामंत वगैरह, अच्छा ये लठेत बुला रहे हैं, बाहर से लुटेरे डकैत बुला रहे हैं, इसका मतलब हमें लुटवाएगा, हमारी फसल तबाह कर देगा। किसानों ने कहा यार ऐसे तो चलेगा नहीं। पर किसानों के पास क्या होता है, बंदूकें तो होती नहीं, क्या होगा, पावड़ा होगा, गेंती होगी, कुदाली होगी, यही होता है। ये लोग वहां से सारे गांव के किसान लोग अपने पावड़ा, कुदाली, गेंती, दराती, जिसके हाथ में जो मिला, डंडा वंडा सब लेकर के गए। जाकर के पास जागीरदार को पूछा अच्छा तो तू बुला रहा है यहाँ पर डकैत लुटे। जागीरदार ने कहा यार तुम्हें क्या पता, हमने तो कभी नहीं बुलाया, हमें तो का ही नहीं, ये तो वो तो तुम पेरिस वाले लोगों ने कर दिया है सर, हमें नहीं पता। जागीरदार को किसानों ने कहा अच्छा हमें पता, पक्का पता है, तू झूठ बोल रहा है, तू ही बुला रहा है। वहाँ पर किसान लोग गए, गांव वाले गए, जाकर के जो किले थे ना उसको यूँ भयंकर रूप से तोड़ा, कुछ भी नहीं रखा उन लोगों के पास। पूरे फ्रांस के गाँव के अंदर जहाँ जहाँ जागीरदारों के किले बने हुए थे ना, सारे किसानों ने पावड़े, कुदाली, गेंती, दराती, डंडे, जो कुछ भी मिले सब ले जाकर के तोड़ दिया। जागीरदारों ने भाई वहां से चप्पलें हाथ में ली, नहीं जाए तो क्या करे बेचारे, मारे जाए वहां पर। तो सारे जागीरदार जो भी थे, सामंत जो भी थे, उन्होंने चप्पलें हाथ में ली और पड़ोस के अंदर रहने वाले पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर उन्होंने शरण ली। वहां पर उन्होंने कहा भाई साहब भागना पड़ेगा, यहाँ पर तो पूरे फ्रांस के अंदर हमारी हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। उन्होंने फिर क्या कि जहां कहीं भी जागीरदार लोगों के अन्न भंडार जो थे वो लूट लिए गए, और जो लगान लगाने वाले कि किसान से कितना लगान यानी जो टैक्स है वो बाकी है, ऐसा कुछ जो जिस डाटा में लिखा हुआ था, जिस कागज पर जो डाटा लिखे हुए थे वो लूट लाई। तो किसानों ने क्या किया, गांव के अंदर किसानों ने पहले तो राजा की कोठी, हवेली, किले जो कुछ भी बने हुए थे जागीरदारों की वो तोड़ी, अन्न भंडार लूट लिए, कागज वो जला दिए जिस पर जमीनों के वर्णन लिखा हुआ था, जमीनों के डाटा लिखे हुए थे, और जो जागीरदार थे वो क्या करें, भाग गए पड़ोसी देशों के अंदर। राजा को लगा, शक्ति का अनुमान राजा को भी हो गया। जिस लुई 16 की शक्ल आपने अभी अभी देखी थी, ये रही। इस व्यक्ति को ये अनुमान लगभग हो गया था कि अब इस देश के अंदर ऐसे नॉर्मल तो चलाया नहीं जा सकता, हमने खूब सारे यूं मजे मार लिए हैं। 20 साल की उम्र थी बेचारे की, ये फोटो के अंदर बड़ा दिखाया गया है आपको।
बाकी इतना बड़ा था भी नहीं, उसमें इसकी उम्र केवल 20 साल की हुआ करती थी। और इस समय इस राजा ने अनुमान लगा लिया कि अब यदि मैंने इन क्रांतिकारियों की बात नहीं मानी तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी भागना पड़ेगा, जिस प्रकार से जागीरदार लोग भाग गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, राजा ने कहा कि क्रांतिकारियों, मिराबे और आबे सिए इन लोगों से मीटिंग की और बुलाया और कहा कि यार चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूं। इसने उन लोगों की बातें मान करके नेशनल असेंबली, जिसको स्थापित किया था 20 जून को उस मीटिंग के अंदर, उसके अंदर उसने कहा तुम ठीक है, मैं तुम्हारी इस नेशनल असेंबली को मान लेता हूं, संसद को मान लेता हूं। तो वहां पर जब ये मीटिंग की तो क्रांतिकारियों ने कहा तुम मानने का मतलब ये थोड़ी है कि हमें मान्यता दे, तू एक काम करेगा मिस्टर लुई सोलवा, तो एक काम करेगा कि आज के बाद हम जो संसद के अंदर कानून बनाएंगे उस कानून को तुझे मानना पड़ेगा। लुई सोलवा ने कहा धूड़ तुम्हारे पीछे, तुम जैसा कहोगे वैसा मान लूंगा, एक बार के लिए आंदोलन बंद करो। मेरे सारे जागीरदार भाग गए। क्रांतिकारियों ने कहा ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, पर एक बार के लिए तुम। तो राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसने यह कह दिया कि संसद जो कहेगी वो मैं करूंगा एक तरीके से। यहां तक की तो बात आई घटना की। अब ये जब घटनाक्रम पूरा फ्रांस के अंदर चल रहा था, उस समय फ्रांस के अंदर लोगों का जीवन किस प्रकार से था, हमें वो भी थोड़ा बहुत उस पर भी ओवरव्यू देखना चाहिए। तो आपके 1.1 के अंदर जहां एक पॉइंट लिखा हुआ है जीने का संघर्ष, उस पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। सॉरी, उससे पहले यहां पर बात करेंगे जब राजा ने उस आंदोलन से त्रस्त होकर के ये परमिशन दे दी कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, तो उसके बाद नेशनल असेंबली ने, जिसकी स्थापना 20 जून को हुई थी, उसने 4 अगस्त 1779 में नेशनल एक कानून बनाया और उसने ये कहा कि पादरी वर्ग के सारे विशेषाधिकार खत्म किए जाते। विशेषाधिकार माने क्या कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये लोग लोगों को बंधक बना करके अपने साथ अपने लिए काम करवा सकते हैं। ऐसे जो विशेषाधिकार थे पादरी वर्ग के, उनको समाप्त किया गया। कब किया गया? 4 अगस्त 1789 के दिन, 1789 के दिन। उन्होंने कहा ये तुम जो टैक्स लेते हो ना, ये धार्मिक कर वाला जो हम चर्च को देते हैं, ये नहीं देंगे हम। क्यों यार, हम एक तो राजा को टैक्स दे, एक चर्च को दीजिए। चर्च के पास पहले ही खुद की जमीन है, क्या करेगा ये टैक्स लेकर के? तो उन्होंने क्या, ठीक है तुम्हारी बात। तो इन्होंने उस 4 अगस्त के क्या क्या कानून बनाए, करों के बंधन वाली, यानी कि फिक्स कर इतना देना ही पड़ेगा, वो व्यवस्था खत्म कर दी। पादरी वर्ग के विशेषाधिकार इन्होंने समाप्त कर दिए। धार्मिक कर इन्होंने समाप्त कर दिए। जब इतनी सारी व्यवस्थाएं की, तो जो टैक्स दे रही थी, जो चर्च के पास जमीन थी, जो पादरी वर्ग के पास जमीनें थी, वो जब जमीन इस नेशनल असेंबली के पास आई तो लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति इनके पास आ गई थी। जबकि राजा के पास कर्ज कितना था? 12 अरब लिब्रे के आसपास का कर्ज यहां पर था। अब बात करते हैं जीने के संघर्ष की बात यहां पर, जैसा कि आपके 1.1 में दिया हुआ है। कहाँ चला गया भाई आपके? ये 1.3 आ गया, ये पेज नंबर होगा आपके 6 पर, है ना? ठीक है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये क्या है, इसके बाद एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है आपके लिए। इस समय फ्रांस के अंदर जितनी जनसंख्या थी उसके अनुपात में अनाज हो नहीं रहा था। लोगों के भूखमरिया टाइप की स्थितियां होने लग गई थी। क्यों? उसके पीछे कारण एक तो ये था कि इस टाइम पीरियड में जो आंदोलन चल रहे थे, क्रांति शुरू हो चुकी थी, उसमें अकाल पड़ गया था। अकाल माने बारिश हो नहीं रही थी, और उसके दूसरे साल बहुत सारी बर्फबारी हो गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। इस वजह से वहाँ पर अनाज का उत्पादन लगभग बहुत कम हो गया था। और उस गेहूँ या जो अनाज उनके पास होता था, उससे वो क्या बनाते थे? ब्रेड बनाते। पाव रोटी यहाँ पर लिखा है, उसका मतलब ब्रेड होता है। सिटी वाले खरीदते होंगे या गाँव वालों भी, आजकल खूब सारे लोगों को पता होता है। इसीलिए वहां पर कर देने वाले लोग पहले किसान थे। किसानों के पास पहले से
नहीं था धन, क्योंकि उनके पास बारिश हो नहीं रही थी। और ये वाला दूसरा टैक्स देने वाला वर्ग कौन सा था? मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग बेचारा काम करके कहाँ पर करता था? कारखानों में। कारखानों के अंदर जो रेट तय होता था वो मजदूरों के मालिक तय करते थे। यानी जो फैक्ट्री मालिक होता था वो उसके जितने जी में आए उतने देता, बाकी वाले देता भी नहीं। मजदूरों ने कहा यार 20 साल पहले भी यही रेट मिलता था, आज भी उतना ही रेट मिलता है, जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई के अनुपात में, यानी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए, परंतु कारखानों के जो मालिक लोग थे वो ये महंगाई के अनुपात में मजदूरी लोगों की बढ़ा नहीं रहे थे। पाव रोटी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, मिल नहीं रही थी, जमाखोरी हो गई थी। यानी क्या, पहले अकाल था तो लोगों को खाने के लिए तो चाहिए, तो लेने कहाँ जाते? दुकानों पर। दुकानों वालों ने स्टॉक करके रख ली खूब सारी, जो ज़्यादा पैसे दे के जाएगा उसको पाव रोटी मिलेगी, बाकी वाले लोगों को नहीं मिलेगी। जब ये वहाँ पर घटनाक्रम होता है, महिलाएं वगैरह खूब सारी यूँ लाइनों में घंटों घंटों उनको लाइनों में रहना पड़ता था। ये थी वहाँ की समाज की स्थिति। ले देखिए, इतना ही याद रखना है कि गरीब था, पाव रोटी की रेट बढ़ गई थी, लोगों को आंदोलन करना पड़ गया था, इसके पीछे भी वहाँ पर काम था। आज इतना ही पढ़ते हैं, लगभग इतना ही आप सुन पाते हो। ज़्यादा फिर आपके मैं 1 घंटे 2 घंटे की लंबी क्लासें डालूं तो आपको ऐसा लगेगा कि बोर टाइप हो जाओगे। आधे घंटे 40 मिनट के आसपास की क्लासें हमारी रहेगी। आपको यहाँ तक की चीज़ें यदि समझ में आई तो आपके साथ पढ़ने वाले अन्य लोगों को भी बताए, उनको भी चीज़ें समझ में आई। ये कहानी सुनते सुनते आप अपने साथ किताब लेकर के बैठिए, ताकि आप कंटिन्यू उसमें अंडरलाइन कर सकें, पढ़ सकें। आप कहेंगे कुछ लोग कि सर आपने 2 और 1 साथ में मिक्स कर दिया। हाँ, मैंने मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर नीचे खूब सारी ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं जो आपकी समझ में नहीं आएगी। ये कहानी मुझे लगता है आपकी इस कहानी के वे में पूरी समझ में आएगी। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।